हेलो एवरीवन। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं और इसमें हमारा ऑयल्स एंड फैट्स का थर्ड पार्ट इसमें हम कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं टॉपिक तेल यानी ऑयल्स। तो तेल या ऑयल्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में। अभी हम देखेंगे कि तेल कहाँ से प्राप्त हो सकता है या कितने प्रकार का होता है। तेल पौधे के लगभग सभी भागों से प्राप्त हो सकता है। तेल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाष्पशील तेल जिनको एसेंशियल ऑयल्स भी बोलते हैं। नंबर 2 वसीय तेल यानी फैटी ऑयल्स। वाष्पशील तेल जो होते हैं यह तेल सुगंधित तेल हैं जो शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। विभिन्न पुष्पों, फलों, जड़ों, तनों आदि में इस प्रकार के तेल मिलते हैं। संतरे के छिलकों में उपस्थित तेल ग्रंथियों में इस प्रकार का तेल होता है। पौधे के विभिन्न भागों से इस प्रकार के तेल को निकालने के लिए सामान्यतः आसवन, दाब अथवा विलायकों का सहारा लिया जाता है। पिसे हुए पदार्थ पर भाप निकालने से वाष्पशील तेल भाप के साथ आ जाते हैं और संघनन के बाद जल की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। इस क्रिया को आसवन कहा जाता है। नारंगी आदि के छिलकों तथा ऐसे ही अन्य भागों से तेल उनको उच्च दबाव द्वारा दबाकर निकाला जाता है। कुछ विलायकों जैसे वसीय तेल, एल्कोहल आदि के साथ इन अंगों को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। बाद में किसी अन्य विधि द्वारा विलायक से मुख्य पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। यानी जो हमारे सबसे पहले हैं यानी एसेंशियल ऑयल्स, वसीय अम्ल वाष्पशील तेल, तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो जिन वसीय अम्लों से प्राप्त होते हैं वो नेचर में वाष्पशील यानी इवेपोरेटिव होते हैं। वो बहुत जल्दी भाप बनकर उड़ जाते हैं। तो इन तेलों का प्रयोग कैसे होता है, यानी ये सुगंधित होते हैं। तो हमने देखा होगा सुगंधित तेल कहाँ पे हेयर ऑयल के फॉर्म में यूज़ होते हैं हमारे घरों में। और इनका जो है ये कहाँ से मिलते हैं हमें, विभिन्न पुष्पों, फलों, जड़ों, तनों आदि से इस प्रकार के तेल मिलते हैं। और सबने देखा होगा ऑरेंज पील में जो ऑयल निकलता है वो भी इसी तरह का, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। और वो भी अगर हम उसको निकाल के थोड़ी देर अपनी हथेली पे रखेंगे तो वह भी थोड़ी देर में ही इवेपोरेट हो जाता है यानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो यानी ये जो एसेंशियल ऑयल्स यानी वाष्पशील तेल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है इवेपोरेट होने की, और इनको हम निकाल सकते हैं भाप द्वारा या आसवन द्वारा पौधे के विभिन्न भागों से। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट वसीय तेल। वसीय तेल मुख्यतः तिलहनों से निकाले जाते हैं। यह तेल अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्य तेल हैं। यानी जो तिलहन में फसल होती है, तिलहन वाली जो खेत में उगाते हैं, उनसे यह तेल निकलते हैं और ये खाने में यूज़ होते हैं। जो विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं से विभिन्न व्यंजन बनाने व तलने, पकाने आदि में काम आते हैं। इन तेलों की अधिकतम मात्रा बीजों में रहती है। जो एसेंशियल ऑयल्स थे यानी वाष्पशील तेल थे, उनकी अधिकतम मात्रा किस में थी, उनके पुष्पों में थी, तनों में थी या पत्तियों में थी। जबकि इन तेलों की अधिकतम मात्रा कहाँ रहती है, बीजों में रहती है। किंतु कुछ मात्रा यानी थोड़ी बहुत इनकी मात्रा फलों में या पौधे के अन्य भागों में भी हो सकती है। यह जल में विलेय किंतु अनेक कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। यानी ये जल में तो घुलेंगे नहीं लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। वसीय तेलों के अनेक उपयोग हैं। इनमें से नारियल, मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन व बिनोला आदि से खाद्य तेल प्राप्त होता है। यानी ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे जो हमें तेल मिलता है इनका उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं। जबकि अन्य पौधों से प्राप्त तेल साबुन, वार्निश, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में उपयोगी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अलसी का तेल था जिसका उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। क्योंकि अलसी का तेल हार्डनिंग ऑफ ऑयल के एग्जांपल में हमने देखा था उसको, वह थोड़ी देर के लिए छोड़ने पे हार्ड हो जाता है यानी सूख जाता है, ड्राइंग हो जाती है उसकी। तो उसका उपयोग हम पेंट बनाने में करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साबुन यानी सोप्स। उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल आदि के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु से मतलब मैंने पहले बताया था डाइल्यूट जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है,
या तनु KOH के द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। ये इसकी हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि कोई भी फैट होता है उसके साथ में रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की, तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है और साथ में सोप यानी साबुन बनता है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। यदि साबुन में संतृप्त अम्लों के लवण अधिक अनुपात में होते हैं तो इस तरह का साबुन कठोर साबुन कहलाता है। संतृप्त अम्लों के लवण जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे तो वह साबुन क्या कहलाता है, वह साबुन कहलाता है कठोर साबुन जिसमें संतृप्त अम्लों के लवण अधिक होंगे। और यदि साबुन में असंतृप्त अम्लों के लवण अधिक अनुपात में होंगे तो उसे क्या कहते हैं, मृदु साबुन। ठीक है। पोटेशियम साबुन सोडियम साबुन की तुलना में प्राय मुलायम होते हैं तथा जल में अधिक घुलनशील होते हैं। अतः शेविंग क्रीम तथा शैम्पू बनाने में मुख्यतः पोटेशियम साबुन को प्रयुक्त करते हैं। जैसा कि हमने इसमें पहले पढ़ा था कि साबुन को बनाने में NaOH या KOH कोई सा भी हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH भी ले सकते हैं और KOH भी, लेकिन इसमें हमने अभी नेक्स्ट लाइन में पढ़ा है कि जो पोटेशियम वाले साबुन होते हैं यानी KOH वाले साबुन होते हैं वह मुलायम होते हैं और NaOH यानी सोडियम वाले साबुन थोड़े कठोर होते हैं। तो इस वजह से हम पोटेशियम वाले साबुन का उपयोग शेविंग क्रीम तथा शैम्पू बनाने में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा साबुन का निर्माण यानी सोप को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। साबुन के निर्माण की 3 विधियां हैं। फर्स्ट वन इज गर्म विधि, सेकंड ठंडी विधि एंड थर्ड इज आधुनिक विधि जो आजकल यूज़ होती है। आधुनिक विधि को जल अपघटन विधि भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोलिसिस की जाती है। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे गर्म विधि को। यह प्रक्रिया किसी स्टील टैंक या डेक में करवाई जाती है। काफ़ी बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं और यह निम्न चरणों में होती है। इसका पहला चरण है उबालना, यानी स्टील टैंक में तेल या पिघला हुआ वसा लेकर उसमें उचित मात्रा में कास्टिक सोडा विलयन मिलाते हैं। और जो कास्टिक सोडा विलयन होता है उसको हम लाई भी बोलते हैं, LYE लाई, यानी केमिकली उसको लाई कहते हैं। इस मिश्रण को भाप की सहायता से गर्म करते हैं। जो लाई होता है वह तेल वसा का जल अपघटन कर देती है। जो लाई मिलाते हैं हमने अभी पढ़ा है वह तेल और वसा का जल अपघटन कर देती है। इसके बाद सेकंड आता है इसमें स्टेप अवक्षेपण। पिघली हुई अवस्था में मिश्रण में सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक मिलाते हैं। जब वह पिघल जाता है कास्टिक सोडा और वसा या तेल तो उस अवस्था में उसमें सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक मिलाया जाता है। सम आयन प्रभाव के कारण साबुन अवक्षेपित हो जाता है और हल्का होने के कारण ऊपर परत बना लेता है, यानी जो लिक्विड बनता है उसमें ऊपर की तरफ साबुन परत बना लेता है और निचली परत में जो उपस्थित होता है वह एक्स्ट्रा चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं स्पेंट लाई। और जो स्पेंट लाई होती है उसको निकास द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड वाला जो स्टेप आता है इसमें ताज़ी लाई का पुनः मिश्रण, यानी द्वितीय प्रक्रिया से प्राप्त साबुन में पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराते हैं। इस प्रकार डेक में मुख्यतः साबुन प्राप्त हो जाता है, यानी उसमें इम्प्योरिटीज़ अशुद्धियाँ नहीं रहती और साबुन ही रहता है। जो स्पेंट लाई थी हमने उसको निकास नली से बाहर निकाल दिया था। तो इसके बाद तीसरे स्टेप में भी फिर से वही प्रक्रिया को दोहराकर प्योर फॉर्म में साबुन मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सांचीकरण। सांचीकरण नाम से पता चल रहा है कोई सांचा लेकर के तीसरे चरण में प्राप्त साबुन को गर्म अवस्था में पंप की सहायता से किसी दूसरे डेक में ले जाते हैं और साबुन में रंग, सुगंध, कीटनाशक पदार्थ व अन्य उपयोगी पदार्थ मिला देते हैं। जैसे अलग अलग फ्लेवर्स वाले इसमें खुशबू मिलाई जाती है। इस मिश्रण को डेक से बाहर निकालकर निश्चित आकार के सांचों में डालकर ठंडा कर लेते हैं।